क्या आप जानते हैं कि हेमा मालिनी की जिंदगी में 50 साल से छुपा हुआ कौन सा राज था? क्या सच में प्रकाश कौर ने वह राज उजागर कर दिया जिसे बॉलीवुड की दुनिया में अब तक किसी ने नहीं जाना? और क्या यह राज सीधे तौर पर धर्मेंद्र से जुड़ा है? क्या आप तैयार हैं उन गहरी छुपी हुई कहानियों को जानने के लिए जो ग्लैमर और पर्दे के पीछे छुपी हुई हैं? क्या आप सुनना चाहते हैं वो राज जिसने बॉलीवुड की इस मशहूर जोड़ी की छवि को कभी बदलने की ताकत रखी? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हर वह रहस्य और कहानी जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। दोस्तों, हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके बचपन में फिल्मों की दुनिया में कदम रखने का कोई विशेष शौक नहीं था, लेकिन उनकी मां जया लक्ष्मी के मन में एक बड़ा सपना पल रहा था कि उनकी बेटी एक दिन बड़े पर्दे पर चमके और उसकी सुंदरता की चर्चा हर तरफ हो। इस सपने को साकार करने के लिए जया लक्ष्मी ने छोटी उम्र से ही हेमा मालिनी को डांस की ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी और धीरे धीरे उन्हें एक्टिंग की ओर बढ़ाया। हालात ऐसे बन गए कि हेमा की पढ़ाई बीच में रुक गई, क्योंकि उनकी मां चाहती थी कि उनकी बेटी फिल्मी दुनिया में अपना नाम बनाए, स्कूल कॉलेज के बजाय ग्लैमर की राह पकड़े। कहा जाता है कि जब हेमा मालिनी 12वीं कक्षा में थीं, उनकी मां ने पढ़ाई छोड़वाकर उन्हें चेन्नई बुला लिया और वहां प्रोफेशनल डांस और एक्टिंग की ट्रेनिंग शुरू करवाई। जब दूसरी लड़कियां परीक्षा की तैयारी में लगी थीं, हेमा घंटों स्टेज पर नाच गाने और अभिनय का अभ्यास कर रही थीं। मां का यह फैसला उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर आया, क्योंकि जिस उम्र में एक लड़की को आराम से पढ़ाई और बचपन जीने का मौका मिलना चाहिए था, वही समय हेमा के लिए फिल्मी दुनिया की कड़ी प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और साजिशों के बीच बीतने वाला था। फिर भी हेमा मालिनी की मेहनत रंग लाई और उन्हें 1963 में पहली तमिल फिल्म में डांसर के रूप में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम था ईदु साथियाम और उस समय उनकी उम्र केवल 15 साल थी। इसके बाद 1965 में तमिल फिल्म पांडवा वंशम में भी उन्होंने डांस किया। हालांकि इन शुरुआती फिल्मों में उन्हें केवल छोटे रोल ही मिल पाए और इसी दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। एक प्रसिद्ध तमिल फिल्म निर्माता सीवी श्रीधर ने हेमा को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया, लेकिन वहां उन्हें सबके सामने अपमानजनक शब्दों के साथ रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इस लड़की में हीरोइन बनने की कोई क्वालिटी नहीं है और यह स्क्रीन पर भी अच्छी नहीं लगेगी। ये सुनकर हेमा मालिनी का दिल टूट गया और वे रोते हुए घर लौट आईं। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि अब वह तमिल फिल्मों में छोटे मोटे किरदार नहीं करेंगी, बल्कि बॉलीवुड की ओर रुख करेंगी और वहां खुद को एक बड़ी हीरोइन के रूप में साबित करेंगी। कहते हैं कि जब जिंदगी इंसान को गिराने की कोशिश करती है तो शायद अल्लाह उसके लिए उससे भी बड़ा रास्ता तय कर चुका होता है। हेमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ ही समय बाद उनकी किस्मत में एक सुनहरा मौका आया। साल 1968 में राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर में हीरोइन बनने के साथ ही हेमा मालिनी की जिंदगी ने अचानक करवट ली। इसी फिल्म ने उन्हें रातों रात फिल्म इंडस्ट्री की नजरों में ला खड़ा किया। लोग कहने लगे कि यह लड़की तो मानो हीरोइन बनने के लिए ही पैदा हुई है। दिलचस्प बात यह रही कि वही तमिल निर्माता सीवी श्रीधर, जिन्होंने पहले उन्हें लीड रोल के लायक नहीं माना था, बाद में मानने लगे कि हेमा मालिनी ने उनकी सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। इस फिल्म के बाद हेमा लगातार फिल्मों में नजर आने लगी और उनकी लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। शराफत, आप बीती, राजा रानी, नए जमाने जैसी फिल्मों में काम करके उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पहचान बनाई और हर नई फिल्म के साथ उनके फैन फॉलोइंग में वृद्धि होती गई। उसी दौर की एक खास बात यह थी कि हेमा मालिनी की खूबसूरती और अंदाज पर बॉलीवुड के लगभग हर बड़े अभिनेता का दिल आ चुका था। यहाँ तक कि उस समय के सुपरस्टार और एटीट्यूड के बादशाह कहे जाने वाले राजकुमार ने भी उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया था, जिसे हेमा ने साफ शब्दों में ठुकरा दिया। इसी समय संजीव कुमार के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे संजीव कुमार उन्हें दिल से चाहने लगे। कहा जाता है कि जब हेमा मालिनी ने उनके प्रस्ताव को मना किया तो दर्द में आकर संजीव कुमार ने उनका नाम अपने हाथ पर टैटू तक बनवा लिया था। लेकिन जहां हेमा की मां चाहती थी कि उनकी बेटी लगातार फिल्मों में काम करती रहे, वहीं संजीव कुमार की मां की इच्छा थी कि शादी के बाद हेमा फिल्मी दुनिया छोड़ दें। यही सोच का टकराव था जिसने दोनों के रास्ते अलग कर दिए, वरना शायद बसंती ठाकुर की बहू बनने की कहानी कहीं और ही लिखी जाती, जहां एक तरफ पूरी दुनिया के हीरो हेमा मालिनी पर मर मिटने को तैयार थे, वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र अकेले ऐसे शख्स थे जिनका असर उनके दिल पर सबसे गहरा पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मुलाकात फिल्म शोले से काफी पहले ही हो चुकी थी और दोनों कई फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। इन मुलाकातों के दौरान धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ीं और दोनों एक दूसरे की ओर खिंचते चले गए। उस समय धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हेमा मालिनी से प्यार हो गया और हेमा भी उनकी सादगी और पर्सनैलिटी से काफी प्रभावित हो गई थीं। कहा जाता है कि धर्मेंद्र को देखने ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी और धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। इसी बीच अभिनेता जितेंद्र भी हेमा मालिनी के करीब आ चुके थे और उनके परिवार वालों को वह एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प लग रहे थे।
क्योंकि वह सफल, आर्थिक रूप से मजबूत और शादी को लेकर गंभीर भी थे। बात यहां तक पहुंच गई कि हेमा और जितेंद्र की शादी की तारीख तक तय हो गई थी। लेकिन जब धर्मेंद्र को इसकी भनक लगी तो उन्होंने खुद को रोक नहीं पाए और सीधे उस जगह पहुंच गए जहां शादी की चर्चा हो रही थी। उन्होंने जितेंद्र की उस समय की गर्लफ्रेंड को भी बुला लिया और देखते ही देखते इतना हंगामा खड़ा हो गया कि शादी टूट गई। जिस लड़की के लिए जितेंद्र ने कभी संजीव कुमार तक को नजरअंदाज किया था, वही लड़की आखिरकार उनके हाथ से निकल गई। इस पूरे वाकये के बाद हेमा मालिनी ने जितेंद्र से दूरी बना ली और धर्मेंद्र के और करीब आती चली गईं। धीरे धीरे धर्मेंद्र का प्यार हेमा मालिनी के दिल पर पूरी तरह छा गया, जबकि उनके घर में उनकी पत्नी प्रकाश कौर अकेले बच्चों की परवरिश कर रही थीं। लेकिन उस समय धर्मेंद्र पूरी तरह बसंती के प्यार में खो चुके थे। बात और आगे बढ़ी जब 1978 में हेमा मालिनी के पिता का निधन हो गया। उनके पिता कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी शादीशुदा व्यक्ति से रिश्ता जोड़े, लेकिन उनके जाने के बाद यह आखिरी रुकावट भी हट गई। आखिरकार हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला किया और यही फैसला उनकी प्रेम कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। इसके बावजूद कि धर्मेंद्र का दिल हेमा के लिए बेताब था, उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया और दो टूक कह दिया कि वह किसी भी हाल में अपना घर टूटने नहीं देंगी। यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। धर्मेंद्र चाहते थे कि वे हेमा मालिनी से शादी करें, लेकिन हिंदू रीति रिवाजों के कारण यह नामुमकिन था। दोनों ने अंततः ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। केवल शादी के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और अपने नाम भी बदल दिए। धर्मेंद्र बन गए दिलावर खान और हेमा मालिनी का नाम रखा गया आयशा। इसके बाद दोनों ने निकाह किया और हमेशा के लिए साथ रहने का वादा किया। लेकिन इस निकाह ने हेमा मालिनी की जिंदगी में सुकून की जगह एक नई जटिलता पैदा कर दी। धर्मेंद्र न तो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को छोड़ पाए और न ही हेमा को वह मुकम्मल स्थान दे पाए जो एक पत्नी के हिस्से में आता है। परिणाम स्वरूप उन्होंने दोनों को अलग अलग घरों में रखा। एक तरफ प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे और दूसरी तरफ हेमा मालिनी अपनी 2 बेटियों के साथ। धर्मेंद्र की जिंदगी ऐसा लगने लगी जैसे 2 अलग अलग घरों के बीच झूलती एक गाड़ी हो, जो कभी एक स्टेशन पर रुकती है, कभी दूसरे पर, लेकिन कभी पूरी तरह ठहर नहीं पाती। हेमा मालिनी ने सोचा था कि शादी के बाद उनका जीवन खुशियों से भरा होगा, लेकिन सच्चाई यह थी कि निकाह और कानूनी विवाह होने के बावजूद उन्हें वह सम्मान और अपनापन नहीं मिला जो एक पत्नी को मिलना चाहिए। धर्मेंद्र कभी सार्वजनिक रूप से उनके साथ नजर नहीं आते थे, न ही किसी इवेंट में उनके साथ खड़े होते और न ही दुनिया के सामने यह स्वीकार कर पाते कि हेमा मालिनी उनकी पत्नी है। मुंबई की गलियों से लेकर फिल्मी गलियारों तक सभी जानते थे कि धर्मेंद्र की जिंदगी 2 घरों और 2 परिवारों के बीच बंटी हुई थी। एक तरफ उनका पहला परिवार प्रकाश कौर, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता, और दूसरी तरफ हेमा मालिनी अपनी बेटियों ईशा और आहाना के साथ। दुख की बात यह रही कि दोनों घरों को एक पूरा पति और पिता नहीं मिल पाया। धर्मेंद्र कभी दिन में एक घर तो रात में दूसरे घर में रहते और दोनों तरफ के रिश्ते ऐसे बन गए जैसे किसी शीशे को बीच से तोड़ दिया जाए। अलग अलग होने के बावजूद चुभन बनी रहती थी। हेमा मालिनी की दिल की भी एक उम्मीद थी कि एक दिन धर्मेंद्र खुलेआम उनके साथ आएंगे और गर्व से कहेंगे, हाँ, ये मेरी पत्नी है। लेकिन यह संभव नहीं था, क्योंकि प्रकाश कौर पहले ही स्पष्ट कह चुकी थीं कि वे किसी भी हाल में तलाक नहीं देंगी और अपना घर टूटने नहीं देंगी। इस पूरी परिस्थिति में हेमा मालिनी खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी। एक तरफ उनका प्यार था तो दूसरी तरफ समाज के ताने, रिश्तों की जंजीरें और लोगों की बातें। दुनिया उन्हें एक घर तोड़ने वाली और किसी की खुशियां छीनने वाली महिला मानती रही, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि हेमा मालिनी अंदर से कितनी टूट चुकी थीं। एक तरफ वह मां थीं जिन्होंने अपनी बेटियों के लिए यह रिश्ता चुना, और दूसरी तरफ पति जो उनका होकर भी पूरा उनका नहीं हो पाया। इस दौरान उनकी दोनों बेटियां ईशा देओल और आहाना देओल धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब ईशा देओल का जन्म हुआ, धर्मेंद्र वहां मौजूद थे, लेकिन तस्वीर खिंचवाते समय उन्होंने अपना चेहरा थोड़ा छुपा लिया ताकि उनकी पहली पत्नी के बच्चों के सामने यह सच उजागर न हो। हालांकि बच्चे चाहे किसी घर में पैदा हों, एक मां के लिए दर्द और भावनाएं हर जगह समान होती हैं। शायद इसी कारण हेमा मालिनी ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश अधिकतर अकेले ही की। वहीं दूसरी ओर सनी देओल और बॉबी देओल भी बड़े हो रहे थे और उन्हें यह एहसास होने लगा कि उनके पिता की जिंदगी 2 हिस्सों में बंटी हुई है। खासकर सनी देओल इस बात से बेहद नाराज थे और उनके दिल में हेमा मालिनी के लिए गहरी नाराजगी घर कर गई। उनका मानना था कि उनकी मां प्रकाश कौर ने कोई गलती नहीं की थी और फिर भी उनके परिवार को इस तकलीफ से गुजरना पड़ा। हालांकि धर्मेंद्र का प्यार 2 हिस्सों में बंट चुका था, लेकिन इसी वजह से सनी देओल के दिल में हेमा मालिनी के लिए गहरी खींच बैठ गई। कहानी तब और भी दिलचस्प मोड़ पर पहुंची जब किसी फिल्म के सेट पर हेमा और धर्मेंद्र साथ में शूट कर रहे थे और सनी देओल वहां पहुंचे। उन्होंने कड़े लहजे में चेतावनी दी कि अगर उनके परिवार को कोई चोट पहुंची तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे।
इंडस्ट्री में आज भी इस घटना की चर्चा होती है कि सनी देओल ने साफ कहा था कि हेमा मालिनी उनके परिवार से दूरी बनाकर रखें। यही कारण है कि सनी और बॉबी देओल ने कभी भी हेमा की बेटियों को अपनी बहनें नहीं माना। यहाँ तक कि ईशा देओल की शादी में भी दोनों भाई नहीं पहुंचे और बड़े पारिवारिक कार्यक्रमों में देओल परिवार के ये दो हिस्से हमेशा एक दूसरे से दूरी बनाए रखते रहे। फिल्मी दुनिया में धीरे धीरे ऐसा समय आ गया जब हेमा मालिनी के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलना कठिन हो गया। उनकी उम्र बढ़ रही थी और इंडस्ट्री में कई नए चेहरे उभर चुके थे, जिससे कई डायरेक्टर्स उन्हें अब हीरोइन के रूप में नहीं बल्कि माँ, दादी या बुआ जैसे किरदारों के लिए चुनने लगे। हालात यहाँ तक पहुंच गए कि उन्हें बी ग्रेड फिल्म रामकली में भी काम करना पड़ा, जहां उन्होंने एक तवायफ का रोल निभाया। कहा जाता है कि हेमा मालिनी ने यह फिल्म मजबूरी में केवल पैसों के लिए की, क्योंकि धर्मेंद्र से मिलने वाला खर्च कम हो चुका था और उन्हें अपनी बेटियों की जिम्मेदारी अकेले संभालनी पड़ रही थी। जब फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ और उन्होंने खुद को उस रूप में देखा तो उन्हें इतनी शर्मिंदगी हुई कि उन्होंने प्रोड्यूसर से विशेष अनुरोध किया कि यह पोस्टर शहर में न लगवाया जाए बल्कि कहीं दूर रखा जाए ताकि लोग उन्हें इस रूप में न देखें। इसी दौरान हेमा मालिनी को एहसास हुआ कि फिल्मों में उनका समय धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, इसलिए उन्होंने कैमरे के सामने रहने की बजाय प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखा और अपनी खुद की फिल्म दिल आशना है बनाई, जिसमें शाहरुख खान और दिव्या भारती जैसे कलाकार नजर आए। कहीं न कहीं बॉलीवुड को किंग खान देने का श्रेय भी हेमा को जाता है। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद हेमा मालिनी ने टीवी की दुनिया की ओर रुख किया, नूपुर जैसे सीरियल्स बनाए और कई स्टेज शो कर अपने और अपने परिवार का खर्च चलाया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब हेमा मालिनी ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और सांसद बन गईं। राजनीति में आने के बाद लोग उम्मीद करने लगे कि हेमा अपनी छवि सुधारेंगी और जनता के लिए कुछ अच्छा करेंगी, लेकिन विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब उन्होंने मथुरा की विधवाओं पर यह टिप्पणी दी कि ये महिलाएं भीख मांगने आती हैं और यह उचित नहीं है, तो सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों से उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। एक बार जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि मथुरा के लिए अब तक आपने क्या किया, तो हेमा मालिनी ने जवाब दिया कि काफी कुछ किया है, लेकिन सब याद नहीं। इस बयान के बाद उनकी आलोचना और बढ़ गई और लोग कहने लगे कि वे सिर्फ चुनाव के समय ही नजर आती हैं। इतना ही नहीं, जब मथुरा में एक भीषण हादसा हुआ और कई लोग मारे गए, तब लोग उम्मीद कर रहे थे कि सांसद होने के नाते हेमा मालिनी मौके पर मौजूद होंगी, लेकिन वह उस समय अपनी फिल्म शिमला मिर्ची के प्रमोशन में व्यस्त थीं। इस वजह से विवाद और बढ़ गया और लोग कहने लगे कि उन्हें प्रमोशन छोड़कर अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था। अब कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू सामने आया। हेमा मालिनी उस उम्र तक पहुंच चुकी थीं जहां इंसान चाहता है कि जीवन साथी उसके पास हो, बातें करे और सहारा बने। लेकिन सच यह था कि धर्मेंद्र अब अपना ज्यादातर समय अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ बिता रहे थे और हेमा फिर एक बार अकेलेपन की छाया में रह गईं। सनी देओल और बॉबी देओल अपने अपने परिवार और नई पीढ़ी के साथ समय बिताते रहे, जबकि हेमा मालिनी अपनी दोनों बेटियों के साथ अलग घर में रहकर जिंदगी संभाल रही थीं। फिल्मों में काम पहले जैसा नहीं रहा। राजनीति में कदम रखने के बाद विवाद उनके चारों ओर मंडराते रहे। पति से दूरी और बेटियों की जिम्मेदारी, इन सब के बीच हेमा मालिनी की जिंदगी धीरे धीरे सन्नाटे की तरफ बढ़ती चली गई। धर्मेंद्र कभी कभी किसी त्योहार या जरूरत के समय उनसे मिलने आते, लेकिन वह पुराना अपनापन और जुड़ाव अब कहीं खो चुका था। जिस उम्मीद के साथ हेमा इस रिश्ते में आई थीं, वह अधूरी ही रह गई। उनका सिर्फ यह सपना था कि एक दिन धर्मेंद्र खुलेआम कहें, हाँ, ये मेरी पत्नी है और ये मेरी बेटियां हैं, लेकिन वह इस बात को कहने से हमेशा कतराते रहे, शायद पहली पत्नी और बच्चों की नाराजगी के डर से। इसी बीच ईशा देओल ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और धूम जैसी फिल्मों में नजर आईं, लेकिन उन्हें वह लंबी सफलता नहीं मिली जिसकी सभी उम्मीद कर रहे थे। दूसरी तरफ अहाना देओल ने फिल्मों की बजाय अपनी निजी जिंदगी को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे हेमा मालिनी की दुनिया उनके डांस शो, मंदिरों में भक्ति कार्यक्रमों, राजनीतिक बैठकों और कभी कभार टीवी पर दिखने तक सीमित हो गई। अब यह स्पष्ट होने लगा था कि ड्रीम गर्ल की असली जिंदगी उतनी चमकदार नहीं रही। घर में रोशनी तो थी, लेकिन गर्माहट नहीं। शोहरत थी, लेकिन साथ नहीं। पति का नाम था, लेकिन उनका समय नहीं। इस दौरान डांस अकादमी के लिए जमीन मिलने का मामला भी विवाद का केंद्र बन गया, जब यह खबर आई कि सरकार ने उन्हें बहुत ही कम कीमत पर कीमती जमीन आवंटित की है। मीडिया में इस पर सवाल उठने लगे और कई तरह की चर्चाएं होने लगीं। बावजूद इसके हेमा मालिनी ने कभी अपनी असहजता सार्वजनिक नहीं की और हमेशा यही कहा कि धर्मेंद्र उनके पति हैं और वह उनका सम्मान करती हैं। लेकिन लोग महसूस कर लेते थे कि उनके दिल में कितना दर्द छुपा है, क्योंकि उन्हें पता था कि धर्मेंद्र कभी पूरी तरह उनके नहीं हो पाए। उनकी बेटियां धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गईं, घर की रौनक कम होती चली गई और हेमा मालिनी अक्सर अकेले में बीते हुए पलों को याद करती रहीं। लोगों की नजर में दोनों के रिश्ते अब केवल नाम मात्र के रह गए थे,
सोशल मीडिया पर भी पुरानी तस्वीरें और कविताएं साझा होती रहती थीं, लेकिन उनमें हेमा मालिनी का जिक्र बहुत कम दिखाई देता था। इस दृश्य ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि दोनों के बीच की दूरी अब गहरी हो चुकी है। कुछ अफवाहों और रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि यदि कभी श्रद्धांजलि सभा या प्रार्थना सभा रखी जाती तो पूरा परिवार शायद एक मंच पर नहीं दिखाई देता। कई कहानियों में बताया गया कि हेमा मालिनी ने अपने घर पर अलग से भजन और शोक सभा जैसा माहौल रखा, जहां केवल कुछ करीबी लोग ही पहुंचे। माहौल शांत और भावुक रहा। इन सब घटनाओं ने साबित कर दिया कि एक समय की सबसे चमकदार जोड़ी की कहानी धीरे धीरे बिखरती हुई यादों में बदल चुकी थी। हेमा मालिनी की पूरी जिंदगी मानो सिर्फ लंबे इंतजार में ही बीत गई। इंतजार इस बात का कि शायद कभी उन्हें वह अपनापन और स्वीकार्यता मिल जाए जिसकी उन्हें हमेशा तलाश थी। उन्होंने लिखा था कि वह हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, और यह पढ़कर लोगों को यह महसूस हुआ कि हेमा मालिनी इस रिश्ते से कितनी गहराई तक जुड़ी हुई थीं। कई लोग मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति अपने प्रिय के लिए दुनिया के सामने खुलकर शोक नहीं जता सकता तो वह घर के कोने में दीपक जलाकर, भजन गाकर और यादों में खोकर अपने दिल का बोझ हल्का करता है। हेमा मालिनी ने भी कुछ इसी तरह अपने मन की शांति के लिए गीता पाठ करवाया, भजन गवाए और उन पलों को याद किया जो अब केवल स्मृतियों में ही रह गए हैं। दूसरी ओर देओल परिवार की तरफ से सनी देओल और बॉबी देओल पूरी तरह शांत नजर आए। न किसी ने कुछ कहा, न कोई सफाई दी, और यही खामोशी बहुत कुछ बयान कर रही थी। लोग खुद ही अनुमान लगाने लगे कि पुरानी दूरियां और कड़वाहटें शायद अब भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। जिस व्यक्ति के कारण यह दीवारें खड़ी हुई, अगर वह जीवन के किसी मोड़ पर गुजरता है और फिर भी परिवार साथ नहीं आता तो यह दूरी हमेशा के लिए दूरियों में बदल जाती है। इसी सोच के साथ कई लोगों का मानना है कि जैसे अब धर्मेंद्र इस दुनिया से विदा ले चुके हैं, हेमा मालिनी की जिंदगी पहले से भी ज्यादा सवालों, यादों और अकेलेपन से घिर जाएगी। आज भी यह सवाल लोगों के मन में घूमता है कि क्या आखिरी पल में दोनों साथ थे या नहीं, लेकिन यह सवाल शायद कभी स्पष्ट रूप से जवाब नहीं पाएगा। और शायद यही वजह है कि आज भी लोगों के मन में एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या हेमा मालिनी की जिंदगी में जिसने सबसे ज्यादा तूफान लाया वही आज उनकी सबसे बड़ी तन्हाई की वजह भी है? क्योंकि वक्त बीत जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्तों की परछाइयां ऐसी होती हैं जो इंसान का पीछा जीवन भर नहीं छोड़ती। लोग आज भी सोचते हैं, क्या यह रिश्ता मोहब्बत का था, मजबूरी का था, या फिर एक ऐसा फैसला जिसका बोझ दोनों ने अपने अपने तरीके से उठाया? इसीलिए इस पूरे मामले में प्रकाश कौर की चुप्पी, धर्मेंद्र का फैसला और हेमा का सच, तीनों एक साथ ऐसे जुड़ते हैं जैसे किसी पुराने तिजोरी में बंद 3 ताले जिनकी चाबियां किसी को नहीं पता। प्रकाश कौर की खामोशी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। क्या उनके दिल में कुछ ऐसा छिपा था जो कभी कहा ही नहीं गया? धर्मेंद्र का फैसला, क्या वो दिल की आवाज थी या हालात की मजबूरी? और हेमा का सच, क्या वो दुनिया के सामने पूरी तरह आया भी था या सिर्फ उतना जितना वो दिखाना चाहती थी? अब असली बात यह है कि कौन सच बोल रहा था और कौन सिर्फ कहानी बना रहा था। क्या इन रिश्तों की परतों में छिपे राज कभी खुलेंगे, या फिर ये सभी सवाल हमेशा की तरह रहस्य बनकर लोगों के दिलों और दिमागों में घूमते ही रहेंगे? इन सभी घटनाओं और चर्चाओं को लेकर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ऊपर बताई गई कई बातें, दावे और अफवाहें आज तक किसी भी आधिकारिक स्रोत द्वारा पुष्टि नहीं की गई हैं। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल और अहाना देओल में से किसी ने भी इन मामलों को सार्वजनिक रूप से पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। न ही किसी कानूनी या लिखित दस्तावेज के माध्यम से इनकी पुष्टि हुई है। जो जानकारी प्रचलित है वह मुख्य रूप से मीडिया रिपोर्ट्स, अफवाहों, गॉसिप कॉलम्स और लोगों की व्यक्तिगत धारणाओं पर आधारित है। शादी, धर्म परिवर्तन, पारिवारिक तनाव, अलगाव, संपत्ति के मामले, किसी कार्यक्रम में न जाना या किसी से बातचीत न करना जैसी बातें कभी भी कोर्ट स्टेटमेंट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें नई और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी और कहानी का आनंद ले सकें। हर शेयर हमारे चैनल को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। अगर आप हमारी नई वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं। इससे आपको हर नए वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो में कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इससे हम आपकी पसंद के अनुसार और शानदार कंटेंट ला सकते हैं। धन्यवाद।